गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज हम क्लास 10th का बायो का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये बायो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, जहाँ पे कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा कि हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को कंसेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रटने का नहीं समझने का चीज़ है, ठीक है। और समझ के ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। समझते हुए प्रत्येक कंसेप्ट को सीखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो पहला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ये क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे की किस भाग में होती है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग से होती है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो एक चीज़ बताइए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधे में क्या बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। जो जल होता है वो बाहर निकलता है। तो जल के बाहर निकलने की क्रिया, अनावश्यक जल जो एक्स्ट्रा जल है उसके बाहर निकलने की क्रिया को ही बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और वो क्रिया पौधे में मुख्य रूप से पत्ता में होता है। किस में होता है, पत्ता में, क्योंकि पत्ता में ही स्टोमाटा पाया जाता है। पत्ता में स्टोमा पाया जाता है, जो छिद्र है स्टोमा, और स्टोमा के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। स्टोमा छिद्र है, इसी के माध्यम से कौन सी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की। तो सही जवाब क्या होगा, पत्ता। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आवश्यक है पौधे में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही पौधे जो होते हैं वो पौधे जो होते हैं उनको पुनः जल की प्राप्ति हो पाती है, और पुनः जल जाइलम के माध्यम से पहुंच पाता है, क्योंकि अनावश्यक जल बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा क्या है। यूरिया की मात्रा पूछा गया है। यूरिया जो है वो अनावश्यक पदार्थ है और वो शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। और ये यूरिया जो है ना, वो यूरिया यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। तो मानव रक्त में, क्योंकि रक्त में यूरिया जो है वो मिला होता है, लेकिन वो यूरिन के माध्यम से समय समय पर बाहर निकलते रहता है। और यूरिया को बाहर निकालने के लिए वृक्क काम करती है, किडनी भाग लेती है इस क्रिया में। कौन, किडनी। चलिए, तो किडनी के द्वारा ही यूरिया जो होता है छन के मूत्र में मिल जाता है, और शरीर के और मूत्राशय के द्वारा, मूत्राशय मार्ग द्वारा शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो मानव रक्त में यूरिया की मात्रा जो होती है वो होती है 20 mg। कितनी होती है, 20 mg। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ताप के रूप में कितनी प्रतिशत ऊर्जा निष्कासित होती है। ये जो ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है ना, इसी से हमारे शरीर को उष्मा की प्राप्ति होती है। जो ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यही ऊर्जा हमारे शरीर को उष्मा देता है, और हमारे शरीर का एक नियत ताप बना रहता है, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत ऊर्जा निष्कासित होती है ताप के रूप में, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 20%। क्या होगा, 20%। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको उस फैक्ट्स को पूरी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो जो 5वां क्वेश्चन है, कौन सा, 5वां। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है, वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी। और किडनी संबंधित है किससे, तो आपको पता है किडनी संबंधित है उत्सर्जन की क्रिया से। क्यों, क्योंकि किडनी उत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर से अनावश्यक पदार्थ बाहर निकलता है। ऐसा पदार्थ बाहर निकलता है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन की क्रिया है, ठीक है। अनावश्यक विषैले पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया जिस को ही हम कौन सी क्रिया बोलते हैं, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की क्रिया में सबसे प्रमुख अंग जो भाग लेता है वो वृक्क ही है। वृक्क मतलब किडनी है, ठीक है। और तो इसका अर्थ हुआ मनुष्य में वृक्क संबंधित है किस क्रिया से, उत्सर्जन। तो वृक्क सबसे प्रमुख अंग है उत्सर्जन क्रिया का। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन क्रिया का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, तो जवाब होगा वृक्क। क्या जवाब होगा, वृक्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पौधे के वायवीय भागों से जल के
निष्कर्षण की क्रिया या निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे के वायवीय भाग से जल के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? यही आपसे पूछा है ना। तो पौधे के वायवीय भाग से जल का बाहर निकलने की क्रिया जो है वो एक्चुअल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन का परिभाषा ही है कि पौधे के वायवीय भाग मतलब स्टोमा, जो छिद्र है स्टोमा, जो पत्तियों में है। कहाँ पे है? पौधे के पत्तियों में। तो जो पौधे का पत्ता है उसमें स्टोमा नामक छिद्र पाया जाता है, और स्टोमा छिद्र से जल के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्ता में स्टोमा है, उससे जल बाहर निकलता है और उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जिस क्रिया द्वारा होगा, तो आपको पता है भोजन के पचने की क्रिया को हम पाचन की क्रिया बोलते हैं, लेकिन पाचन की क्रिया से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा मुख्य रूप से शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और उसके लिए ऑक्सीजन का मिलना आवश्यक है। किस चीज़ का मिलना? और ऑक्सीजन शरीर को किस क्रिया से मिलता है? तो आप जानते हैं श्वसन की क्रिया से, है ना। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो है कौन सा? श्वसन। श्वसन के द्वारा शरीर को ऊर्जा, श्वसन की क्रिया से शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन जब कोशिका में पहुंचता है तो पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विखंडित होकर के एनर्जी में बदल जाता है। तो एनर्जी किससे मिलती है पर्याप्त मात्रा में? श्वसन की क्रिया से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया जीवों में होती है? अच्छा, जो भी जीव होंगे ना, जीव वो जो होंगे उसमें लाइफ होगा, है ना। मतलब वो सजीव होंगे। जीव जो होते हैं वो सजीव होते हैं। सजीव का एक प्रमुख गुण है, जो भी सजीव होते हैं उसका एक प्रमुख गुण है कि उसमें श्वसन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? श्वसन। तो जो सजीव होते हैं उसमें कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया अनिवार्य है, होती ही है। ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन था प्रकाश संश्लेषण, तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण केवल पादप पौधे में होता है, मतलब पादप में होता है, स्वपोषी में होता है। वाष्पोत्सर्जन भी जो होता है वो पौधे में होने वाली क्रिया है, लेकिन श्वसन जो होता है वो पौधे में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो पौधे और जंतु दोनों सजीव हैं। सजीव जो है वो सिर्फ पौधे नहीं है, उसमें पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। तो इसीलिए इस पौधे और जंतु दोनों में जो क्रिया होती है वो कौन सी है? श्वसन की क्रिया। कौन सी है? श्वसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक है। क्लोरोफिल एक क्या है? वर्णक है। ये जो क्लोरोफिल वर्णक है ना, ये क्लोरोफिल वर्णक है, इसका रंग होता है हरा। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। और ये हरा रंग का जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल पाया जाता है एक्चुअली में पत्तियों में, पौधे के पत्ता में पाया जाता है प्रमुख रूप से। कौन सा चीज़? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ से? एक क्वेश्चन हो गया कि क्लोरोफिल है क्या चीज़? तो क्लोरोफिल एक वर्णक है। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल हरा होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है किस में? तो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा में हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर हैं? 4। तो अच्छा, मानव हृदय का जो चैम्बर है उसको दायां आलिद और मानव हृदय के चैम्बर को आलिद और निलय में विभक्त किया गया है। तो आलिद और निलय जो होते हैं वो एक होता है दायां आलिद, एक होता है बायां आलिद, एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय। तो कितने हुए टोटल? 4। और उसके नाम क्या सब हैं? दायां आलिद, बायां आलिद, दायां निलय और बायां निलय। इस तरह से मानव हृदय कितने चैम्बरों में बटा है? 4 वेसम में बटा है। वहाँ वेसम की जगह चैम्बर हो सकता है, कोष्ठ भी हो सकता है। तो मानव हृदय के 4 कोष्ठ हैं या मानव हृदय के 4 वेसम हैं, तो जो भी हो, जिस भी तरह का हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के 4 जवाब होगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पादप में होती है। किस में होती है? ये पादप में होने वाली क्रिया है। किस में होती है? पादप में, मतलब पेड़ पौधे में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना क्या बनाते हैं? पादप अपना क्या बनाते हैं? भोजन। अब पौधे जब भोजन बनाते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं, तो पौधे को भोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। तो क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। ठीक है,
तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, ग्लूकोज। तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है उस समीकरण में आप देखे होंगे उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। अब अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। अर्धपरागम्य झिल्ली नहीं होकर के ये भी ऑप्शन हो सकता है कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम चयनात्मक झिल्ली है। पूरा नाम क्या है? अर्धपरागम चयनात्मक झिल्ली। वो कोशिका झिल्ली में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो कोशिका है इसके बाहर एक मेम्ब्रेन की संरचना होती है, बाहरी संरचना। ये जो मेम्ब्रेन होता है, इस जो झिल्ली मेम्ब्रेन का होता है बाहर से, ये अर्धपरागम होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस झिल्ली से वही पदार्थ, जो पदार्थ कोशिका के लिए आवश्यक है वही अंदर जा सकता है, जो अंदर मतलब कोशिका को चाहिए, जो पदार्थ कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है वही बाहर निकल सकता है। इसीलिए इसको अर्धपरागम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, या अर्धपरागम चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम झिल्ली है या अर्धपरागम चयनात्मक झिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो आप जानते हैं दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। आपके दिमाग में आ रहा होगा किण्वन कैसी क्रिया है? तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया, जिसमें जटिल कार्बन यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। जटिल कार्बनिक यौगिक, जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक अगर देखें तो हम दूध के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दूध से ही दही जमेगा, तो दूध से क्या बनेगा? दही। तो दूध हुआ जटिल कार्बनिक यौगिक, है ना। तो दूध जो होता है ना, उस सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, दूध जो है वो किसके माध्यम से? सूक्ष्म जीव के माध्यम से। तो दूध जो है वो सूक्ष्म जीव के माध्यम से, सूक्ष्म जीव के माध्यम से। अब सूक्ष्म जीव कौन है? जैसे लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव काम करेगा उसका नाम होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के माध्यम से दूध जो होता है वो जटिल यौगिक से, जटिल कार्बनिक यौगिक से सरल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। मतलब दूध बदल जाता है दही में, दूध बदल जाता है एक दूसरे नए यौगिक में, दूध से एक नया यौगिक बन जाता है क्या? दही। और उस क्रिया में भाग लेता है क्या? सूक्ष्म जीव, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है? किण्वन की क्रिया। इसको क्या कहा गया है? किण्वन। अच्छा, किण्वन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किण्वन प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, और किण्वन कैसी प्रक्रिया है समझ में आया? जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होने की क्रिया को ही क्या कहा गया है? किण्वन कहा गया है, जिसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। ठीक है, इसी क्रिया से शराब का भी निर्माण होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अवयवों को, जैसे फलों के रस या अन्य विभिन्न प्रकार के अवयवों का किण्वन कराया जाता है सूक्ष्म जीव के माध्यम से, और क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है एल्कोहल को का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है जीवन की उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? उपापचयी क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? तो अब देखिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है सजीवों में होने की वाली प्रमुख क्रिया है। सजीवों का लक्षण ही है कि उसमें उपापचयी क्रिया होगी। जैसे श्वसन उपापचयी क्रिया है, पोषण उपापचयी क्रिया है, उत्सर्जन मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये जो श्वसन की क्रिया, पोषण की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, परिवहन की क्रिया, इन सब क्रियाओं से शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे शरीर में श्वसन की क्रिया से शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, पोषण की क्रिया से शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। परिवहन की क्रिया से जो शरीर में आवश्यक पदार्थ हैं या अनावश्यक पदार्थ हैं, वो एक आवश्यक पदार्थ जैसे रक्त है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, जिसमें हृदय भाग लेता है। तो ये सब क्रिया उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इसके संचालन के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो उपापचयी क्रियाओं जहाँ पे होगी तो उसके लिए उपापचयी क्रिया जीवन में होती है। सजीवों का लक्षण है उपापचयी क्रिया, जो भी सजीव है उसको उपापचयी क्रिया होगी। तो उपापचयी क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो नियंत्रण ऊर्जा की आवश्यकता है, एकदम सही। उपापचयी क्रिया के लिए नियंत्रण ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा प्राप्त होगा पोषण से। शरीर की वृद्धि चाहिए, क्योंकि टूटे फूटे शरीर की
वृद्धि, शरीर की वृद्धि भी निर्भर है उपापचयी क्रिया पे। उपापचयी क्रिया के द्वारा ही शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत भी किस क्रिया से होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से होता है, उपापचयी क्रिया से होता है। और ये उपापचयी क्रिया हिस्सा है जेब प्रक्रम का, किसका, तो इसका अर्थ होगा क्या, सही जवाब होगा इनमें से सभी। सभी उपापचयी क्रिया हैं, जितनी चीज़ यहाँ लिखे गए सब उपापचयी क्रियाओं द्वारा ही संचालित होते हैं। उपापचयी क्रिया के लिए सबकी आवश्यकता है, उपापचय क्रिया के संचालन के लिए सब आवश्यक है। नियंत्रण ऊर्जा की भी आवश्यकता है, शरीर की वृद्धि की आवश्यकता है, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत आवश्यकता है, श्वसन की भी आवश्यकता है। ये सब उपापचय क्रिया है। श्वसन होता तो वो भी जवाब होता, वो है नहीं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है मानव में डायलिसिस थैली क्या है। अच्छा, ये समझना पड़ेगा डायलिसिस होता क्या है और डायलिसिस क्या है। तो डायलिसिस क्या है, जब किसी आदमी का किडनी खराब हो जाता है, मतलब वृक्क काम करना बंद कर देता है, जब किसी आदमी का जो वृक्क है वो काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तो किडनी करता क्या है, जो वृक्क है उसका इम्पोर्टेंट काम क्या है कि रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं द्वारा, मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, इस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं। खून में, हमारे रक्त में अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं और भी जगह पे, तो उन अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकलना आवश्यक है। जिस क्रिया से वो बाहर निकलता है उसको उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन की क्रिया में कौन भाग लेता है, वृक्क। तो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ बने हैं, उसको बाहर निकालने में कौन भाग लेगा, वृक्क, किडनी भाग लेगा। अच्छा, किडनी के द्वारा वो जो अनावश्यक पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब किडनी काम करना क्या कर देगा, बंद, मतलब किडनी काम ही नहीं करेगा। तो जब किडनी काम नहीं करेगा तो किडनी जो है ना, किडनी की ही संरचना है नेफ्रॉन। किडनी की संरचना क्या, एक किडनी में, किडनी जो होता है मनुष्य के में दो किडनी पाई जाती है, दो वृक्क पाई जाती है, ठीक है, एक दाएं भाग में एक बाएं भाग में। तो दो वृक्क जो मनुष्य में दो किडनी है, कितनी किडनी है, दो, मनुष्य में दो किडनी पाई जाती है। दोनों किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन की संरचना से बनी है, मतलब नेफ्रॉन से बनी है। तो किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। किडनी किससे बनता है, वृक्क किससे बनता है, नेफ्रॉन से। बहुत सारे नेफ्रॉन से किडनी बना होता है। तो ये जो नेफ्रॉन का गुच्छ है किडनी, बहुत सारे नेफ्रॉन से क्या बना है, किडनी बना है। तो नेफ्रॉन से बना है किडनी, मतलब वृक्क किससे संबंधित है, नेफ्रॉन से। वृक्क संबंधित है नेफ्रॉन से, समझ में आया। नेफ्रॉन और वृक्क संबंधित है एक दूसरे से। नेफ्रॉन से कौन संबंधित है, वृक्क। नेफ्रॉन और वृक्क क्या है, संबंधित है, ठीक है। तो जो वृक्क है वो नेफ्रॉन से संबंधित है। और वृक्क किस में मदद करता है, तो वृक्क काम करता है रक्त को शुद्ध करने का। रक्त में जो अनावश्यक पदार्थ मिले हैं, मतलब कि हानिकारक पदार्थ हैं, यूरिया सब जैसे अंश, उसको बाहर निकालने का काम करता है। ये काम वृक्क का है। और जब वृक्क खराब हो जाती है, जब वृक्क काम करना बंद कर देती है, तो हमारे खून में अनावश्यक पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है। तो उस कंडीशन में अनावश्यक पदार्थ को निकालने के लिए एक कृत्रिम मशीन का प्रयोग किया जाता है। उसी मशीन को डायलिसिस मशीन कहा जाता है, ठीक है। उस मशीन को क्या कहा जाता है, डायलिसिस। तो एक डायलिसिस एक तरह का, किस तरह का काम करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। तो डायलिसिस वो काम करता है जो काम नेफ्रॉन या वृक्क करता है, जो काम वृक्क करता है, या हम बोल सकते हैं जो काम नेफ्रॉन करता है। जो काम नेफ्रॉन का है वही काम मशीन के द्वारा अगर कराया जाए, जब नेफ्रॉन काम करना बंद कर देता है, नेफ्रॉन सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब वृक्क काम नहीं कर रहा है, तो वही काम कौन करता है, डायलिसिस करता है। डायलिसिस मशीन होती है, उसके द्वारा वो काम होता है। तो इसके द्वारा कैसे ये काम होता है, तो इसके द्वारा काम ऐसे होता है कि सबसे पहले हमारे शरीर के खून को निकाला जाता है, और निकाल करके डायलिसिस मशीन के द्वारा उस खून को शुद्ध करके वापस डाल दिया जाता है, वापस हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमारी शरीर के खून में अनावश्यक पदार्थ जो है वो निकल जाता है, बाहर हो जाता है, और हमारा खून शुद्ध हो जाता है। तो जिस मनुष्य का वृक्क काम नहीं करता उसको बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, ठीक है। तो मानव में डायलिसिस थैली किससे संबंधित हो गई, वृक्क से, क्योंकि वृक्क काम नहीं करेगी तभी होगा डायलिसिस, ठीक है। जिस मनुष्य का वृक्क काम नहीं करेगा उसमें होगा डायलिसिस। और वृक्क संबंधित है नेफ्रॉन से, तो ऑप्शन में वृक्क नहीं है तो क्या होगा, नेफ्रॉन, क्योंकि वृक्क जो है वो संबंधित है नेफ्रॉन से। एक वृक्क में ढेर सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वृक्क में क्या, वृक्क किससे बनी है, नेफ्रॉन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में बात आ गया होगा, थोड़ा टाइम लेके समझाएं इसलिए इसको, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंसेप्ट था।
मत्स्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? मछली का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो मछली का प्रमुख श्वसन अंग आप जानते हैं गिल्स हैं। फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ है। गिल्स के मदद से ही मछली पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को, पानी में जो ऑक्सीजन है, जल में जो ऑक्सीजन है H2O, जल में घुले हुए ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया मतलब ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है। मछली जल में घुले हुए जल में जो ऑक्सीजन है उससे, जल के ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है। किसकी मदद से? गिल्स की मदद से। तो सही जवाब गिल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 18वां क्वेश्चन। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए, गैसों का बाहर निकलने के लिए जो क्रिया की आवश्यकता होती है उस क्रिया का नाम है विसरण, डिफ्यूजन। अच्छा, विसरण की क्रिया क्या है? जो पौधे में गैस होते हैं वो पत्तियों द्वारा या छालों द्वारा बाहर निकलते हैं, छालों से भी बाहर निकलते हैं और जड़ों के माध्यम से भी निकलते हैं, पतले जड़ जो होते हैं उससे, और कई जगह पे पत्तियों से भी निकलते हैं। तो सबसे अधिक ऐसे जो गैस निकलते हैं, गैसों का आदान प्रदान, वो पत्तियों के माध्यम से होता है। किससे होता है? पत्तियों के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में। तो इस जो गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों के माध्यम से, तो पत्तियों में एक छिद्र पाई जाती है जिसको बोलते हैं एस्टोमा। तो एस्टोमा के द्वारा होता है, और इसमें ये जो क्रिया होती है, जो क्रिया से ये होता है, उस क्रिया का नाम है विसरण। अब विसरण क्रिया क्या है? विसरण में क्या होता है? अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की ओर गैसों का आदान प्रदान होता है। जब गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तब इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए कि हमको CO2 बाहर निकलना है, क्योंकि CO2 नहीं, ऑक्सीजन को बाहर निकलना है। पौधे कौन सी गैस छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। तो पत्तियों में ऑक्सीजन ज़्यादा बना होता है, पत्तियों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कौन सा गैस बना? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पत्ती में ज़्यादा है लेकिन वातावरण में क्या है? कम है। तो ये पत्तियों के ऑक्सीजन निकल जाएंगे, किस चीज़ में चले जाएंगे? वातावरण में। ठीक है, अधिक सांद्रता से कम की ओर जाएंगे। पत्तियों में ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो वातावरण में कम है, तो अधिक से कम की ओर गति करने लगेंगे। इसी क्रिया को क्या बोलेंगे? विसरण। CO2 के साथ भी यही होगा। CO2 में ऐसे कैसे होगा? तो आप बताते हैं। देखिए, जो CO2 ऐसे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यहाँ क्वेश्चन में निष्कासन कहा है तो ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर CO2 के बारे में बात करें तो CO2 के साथ क्या होगा कि पत्तियों में CO2 की मात्रा कम होगी लेकिन वातावरण में CO2 की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वातावरण से CO2 किस में आने लगेगा? पत्तियों में, अधिक से कम में। अधिक CO2 है वातावरण में और कम CO2 है पत्ती में। तो वातावरण से CO2 जब पत्ती में आने लगेगा तो भी कौन सी क्रिया होगी? विसरण की। तो गैसों का आदान प्रदान होगा तो गैसों का निष्कासन होगा तो भी विसरण होगा, या गैसों का आदान प्रदान होगा तो भी विसरण होगा। चलिए, गैसों का निष्कासन है, विसरण की क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो 18वां क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, आप जानते हैं हरे रंग का होता है, सीधी सी बात है, इससे पहले इसको हम बता दिए हैं। हरे रंग का होता है और पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है, क्योंकि कवक जो होता है उस सड़े गले पदार्थों में पाया जाता है, और वहाँ पे जो पोषण की क्रिया होती है, सड़े गले पदार्थों से अगर कोई अपना पोषण प्राप्त कर ले तो उसमें मृतजीवी पोषण होता है। कवक पाया जाता है सड़े गले पदार्थों में, सड़े गले में। तो सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है, इसलिए उसमें होता है मृतजीवी। स्वपोषी पोषण किस में होगा? तो आप बता सकते हैं, स्वपोषी पोषण के बारे में बात करें तो पौधे में होता है। किस में होता है? पौधे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? रेजिन एवं गोंद, तो रेजिन और गोंद जो है ये उत्सर्जी पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? उत्सर्जी, पादप उत्सर्जी पदार्थ है। पादप उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब पेड़ पौधे में पाए जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। कौन? रेजिन एवं गोंद। और रेजिन एवं गोंद के बारे में बात करें तो रेजिन एवं गोंद जो होते हैं वो पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में। और ये बाहर निकलते हैं, पेड़ पौधे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पुराने छाल में पाए जाते हैं। तो रेजिन एवं गोंद कैसे पदार्थ हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर ये पूछे रेजिन एवं गोंद कैसे पदार्थ हैं पौधे के, तो उत्सर्जी पदार्थ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर में भोजन को
को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है वो एक तरह का उपचयन अभिक्रिया, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, आप जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही है, शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रक्त क्या है? तो रक्त एक, देखिए रक्त एक उत्तक है। यहाँ पे अगर रक्त के बारे में बात करें तो ऐसे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक, तरल है तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है, ये भी ऑप्शन में हो सकता था। तो रक्त के बारे में बात करें तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि रक्त तरल रूप में पाया जाता है, लिक्विड है, इसलिए तरल बोलते हैं। अब संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? अच्छा, संयोजी उत्तक इसलिए बोलते हैं क्योंकि रक्त एक टिश्यू को, संयोजी मतलब जोड़ने का काम करता है। रक्त विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों को तक फैला हुआ है, शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है, इसलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक भी है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक भी है, और रक्त एक संयोजी उत्तक भी है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन में हो सकते हैं और तीनों में जो भी होंगे वही जवाब सही होंगे। तो रक्त जो है वो संयोजी उत्तक भी है। कैसा उत्तक है? संयोजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। वो 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग मतलब हुआ जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग ले, जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग ले, जिससे शरीर के अनावश्यक पदार्थ बाहर निकले। तो ऐसा उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग तो वृक्क है, वृक्क मतलब किडनी है, जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। और रक्त में जो अनावश्यक पदार्थ है जैसे यूरिया सब जैसा, वैसे अनावश्यक पदार्थ पेशाब के माध्यम से मतलब यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग हुआ वृक्क, ठीक है। अग्नाशय आँख सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। रक्षी कोशिका पाई जाती है, ऐसा देखिए, जो पादप है मतलब पेड़ पौधे हैं उसमें पत्ती पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पत्ती। आप जानते होंगे पेड़ पौधे में पत्ती पाई जाती है, और जो पत्ती होता है उसमें एस्टोमा पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जो छिद्र को क्या बोलते हैं? एस्टोमा, ठीक है। ये जो एस्टोमा एक्चुअल में पाया जाता है, इस एस्टोमा, ये जो एस्टोमा खुलता और बंद होता है। तो एस्टोमा क्या होता है? खुलता है और बंद होता है। एस्टोमा छिद्र है, ये खुलता भी है और बंद भी होता है। तो जिस कोशिका के द्वारा यह खुलता और बंद होता है, जो कोशिका इसको खोलने और बंद करने का काम करती है, जो सेल ऐसा काम करती है, उसी सेल को कहा जाता है रक्षी कोशिका। तो रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाएगी? अच्छा बताइए, रक्षी कोशिका के द्वारा ही एस्टोमा मतलब छिद्र, एस्टोमा मतलब छिद्र, खुलता है और बंद होता है। मतलब पत्तों का जो छिद्र है, पत्तों में जो छिद्र पाया जाता है वो खुलता है और बंद होता है। किस कोशिका के द्वारा? रक्षी कोशिका के द्वारा। तो रक्षी कोशिका के द्वारा ही छिद्र खुलता है और बंद होता है। और छिद्र पाया जाता है कहाँ पे? एस्टोमा पाया जाता है कहाँ पे? पत्तियों में। तो सही जवाब क्या होगा? पत्तियों में। देखिए ऑप्शन पे कैसे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और वो क्वेश्चन होगा, देखिए, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो एथाइल एल्कोहल जो है वो जानते हैं ईस्ट में एथाइल एल्कोहल बनता है, और ईस्ट में एथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है किस प्रकार के श्वसन में? अवयवीय श्वसन में। कौन सा श्वसन होगा? अवयवीय। अवयवीय श्वसन क्या है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाए, और उस श्वसन को बोलते हैं अवयवीय श्वसन। और ये श्वसन ईस्ट में होता है, और जब ये ईस्ट में होता है तो वहाँ पे क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बना? अवयवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, मनुष्य का सांस लेना, सांस लेने की जो क्रिया है, सांस लेने की क्रिया जिसको जिसको श्वासोवास कहा गया है, उच्चावास कहा जाता है, और श्वास छोड़ने की क्रिया को निश्वास कहा जाता है। और दोनों क्रिया का जो सम्मिलित रूप है ना, सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया का सम्मिलित रूप, उसको श्वसो उच्चवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसो उच्चवास। तो सही जवाब क्या होगा? श्वसो उच्चवास। ये सांस लेना छोड़ना मतलब दोनों क्रिया हो रही है, तो इसमें उच्चावास की क्रिया, श्वसो उच्चवास, उच्चावास की क्रिया भी हो रही है, निश्वास की क्रिया भी हो रही है। उच्चावास की क्रिया क्या है? सांस लेने की क्रिया उच्चावास की क्रिया है, ठीक है। और सांस छोड़ने की क्रिया निश्वास की क्रिया है। दोनों क्रिया को मिला देने ही क्या कहलाता है? श्वसोच्छ्वास। दोनों क्रिया का मिक्सिंग है, ये दोनों क्रिया होती है इसमें, सांस लेना छोड़ना दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप जानते हैं रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो होने वाला जो प्रमुख रोग है वो एनीमिया है। ठीक है, एनीमिया कब होगा? रक्त में आयरन की कमी से होता है। और ये रोग पहला मुख्य रूप से जो होता है वो महिलाओं में पाया जाता है, मतलब स्त्री में ज़्यादा मात्रा में ये रोग दिखाई देता है। एनीमिया का रोग ज़्यादा किस में पाया जाता है? स्त्री में। ठीक है, ये टीबी है, टीबी ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि जो टीबी है वो एक तरह का संक्रामक रोग है, वो किसी की कमी से नहीं होता है, वो वायु के माध्यम से फैलता है। मधुमेह जरूर होती है कमी से, लेकिन मधुमेह जब हमारे शरीर में अग्नाशय जो है पेनक्रियास अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का निकलना कम हो जाता है, उसका स्रवण कम हो जाता है, तब होता है मधुमेह। तो मधुमेह का कारण है इंसुलिन हार्मोन का कम निकलना। इंसुलिन हार्मोन की मात्रा जब हमारे अग्नाशय से कम मात्रा में निकलती है तब कौन सा रोग होता है? मधुमेह। चलिए ये आंसर भी हम बता दिए मधुमेह का वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो है 28। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम, अच्छा जाइलम और फ्लोएम दो पादप ऊतक हैं। तो जो पादप ऊतक है ना वो कौन सब है? वो दो हैं पादप ऊतक। वो कौन है? दो। एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है जाइलम, और एक का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। तो दो पादप ऊतक हैं, जाइलम और कौन है? फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम का जो काम है ना, जाइलम के बारे में अगर बात करें तो जाइलम का काम है जल से जल और खनिज लवण का वहन करना। किसका? जल प्लस खनिज का वहन, जल प्लस खनिज का। ठीक है, और जो फ्लोएम का काम है ना, फ्लोएम का वो जो भोजन का वहन करना। क्या काम है? भोजन का वहन। ये भोजन का वहन करती है। जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करती है और फ्लोएम भोजन का। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके वहन के लिए? तो जल के वहन के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? कूटपात किस में पाया जाता है? तो आप जानते हैं कूटपात अमीबा में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और बन गया कि अमीबा किसकी मदद से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपात की मदद से। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अमीबा किसकी मदद से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तो आंसर होगा कूटपात। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कूटपात किस में पाया जाता है तो अमीबा में। ठीक है, और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा कैसा जीव है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है, या अमीबा कितनी कोशिका का जो बना होता है? तो एक कोशिकीय जीव है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनेगा? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है क्या? ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और मनुष्य जो है ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में लेता है। तो संतुलन जो है वो किससे बनता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्रकृति में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? एस्टोमा और एस्टोमाटा, वही एस्टोमाटा मतलब छिद्र हुआ, वो एस्टोमा ही है। बहुत सारा छिद्र मिल जाए एस्टोमा तो उसको एस्टोमाटा कहते हैं। तो एस्टोमाटा किस में है? जो एस्टोमाटा मतलब पौधे में पाए जाने वाला छिद्र, वो किस में पाया जाता है? पत्तियों में। तो एस्टोमाटा किस में है? पत्तियों में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब कितना है? ठीक है, मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब कितना है? वो इसका औसतन प्रकुचन दाब का अर्थ होता है सिस्टोलिक प्रेशर, बीपी। औसतन प्रकुचन दाब, दाब का अर्थ होता है यहाँ पे मानव हृदय का दाब का अर्थ होता है बीपी की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। तो ब्लड प्रेशर की बात हो रही है और वहाँ पे होता है औसतन प्रकुचन। प्रकुचन का को बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो ऊपर वाला बीपी होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी 120/80 होता है। 120 क्या होता है? 80। ठीक है, तो ये जो 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। 80 जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे पूछा है औसतन प्रकुचन दाब, प्रकुचन दाब मतलब सिस्टोलिक प्रेशर पूछ रहा है। तो मानव हृदय का सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120। अगर डायस्टोलिक प्रेशर पूछता तो क्या होता? 80। तो सही जवाब क्या होगा? 120 mmHg। ठीक है, आइए तो उम्मीद करते हैं कि जो आज का
ये बायोलॉजी का सेशन था ऑब्जेक्टिव का, आप सबको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्यों? क्योंकि इसी से हम सबको कॉन्फिडेंस मिलता है और हम आगे भी आपके लिए कुछ करने का हमको प्रोत्साहन मिलता है और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हो जाता है और लाइक, शेयर और कमेंट के कारण हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हमको ऐसी भावना भी मिलती है कि हम आगे कुछ कर पाएँ आप सबके लिए। और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, ठीक है। जो चलिए फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ।